Hello students. Today we are going to start our next chapter in the standard 10th, that is the chapter number 14, sources of energy. Okay. This chapter will become in the 4 marks portion in the board examination as per the still guidelines of the previous years. Okay. So if the next new guideline will be available, then I will tell you how many marks will be given by from the this chapter. Okay. जनरली इसके अंदर से 4 मार्क्स जो होते हैं वो बोर्ड्स के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। टोटल मार्क्स जो है वो 4 है। उसमें भी क्या है कि 1 क्वेश्चन है वो आएगा 1 मार्क का, और 1 क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका 3 मार्क्स का। इसमें कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऑप्शनल अवेलेबल नहीं होगा। तो जनरली जो 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन अवेलेबल होगा उसमें थोड़े से डिस्क्रिप्टिव टाइप के और डायग्राम्स टाइप्स के आंसर जो है वो आपको लिखने पड़ेंगे। जबकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आप लोगों को सिर्फ इजीली पूछा जाएगा कि शायद एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी एक्सप्लेन करने का पूछा जाए, या तो कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी को एक्सप्लेन करने का पूछा जाए। ओके, इस तरह के सिंपल और शॉर्ट क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू के अंदर या फिर ब्लैंक्स के अंदर कोई 1 मार्क का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। जबकि 3 मार्क्स के अंदर क्या हो सकता है कि आप लोगों को कोई एक्सप्लेनेशन पूछा जाए कि सपोज फॉर इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट इज द एनर्जी, what are the sources of energy, there are the conventional sources of energy, and so generally we are going to start energy जो है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो एनर्जी के बाद हम देखेंगे कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फिर देखेंगे कि हम लोग उसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज है मतलब फ्यूचर के अंदर जो खत्म हो जाने वाले सोर्सेज है, उस तरह के एनर्जी के सोर्सेज है, उसका इस्तेमाल हम लोग किस तरह से कर रहे हैं, इसको किस तरह से करना चाहिए हम लोगों को इस्तेमाल। दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी इन द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ओके, इन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के अंदर हम लोग क्या स्टडी करेंगे? तो जनरली नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे सोलर एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे, फिर हम लोग विंड एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये सारी चीज़ों का हम लोग यूटिलाइजेशन करके फिर हम लोग किस तरह से अपनी एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर किस तरह से कन्वर्जन करते हैं, और वो भी इन फ्यूचर वो हम लोगों को अनलिमिटेड अवेलेबल होगा। ओके, इस तरह से हम लोगों का प्लानिंग है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में। तो किस तरह से किसका यूज कितना करना चाहिए, तो मान लो कि सपोज इफ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में आप लोगों को पूछा जाएगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड फ्यूल्स। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। जबकि नॉन कन्वेंशनल में तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो डायग्राम के साथ साथ आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। जैसे कि होगा विंड मिल पूछा जाएगा तो लिखना पड़ेगा विंड मिल, फिर एक हाइड्रो पावर प्लांट। तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें डायग्राम भी आएगा, एक्सप्लेनेशन भी आपको समझाना पड़ेगा कि भाई इस तरह का यूज किस तरह से होता है, कहाँ पर होता है, इसका हम लोग एनर्जी में यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। फिर जियो थर्मल एनर्जी है वो पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के अंदर। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि ज़्यादातर करके पूछे जाते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर फ्रॉम दी एनर्जी। तो एनर्जी जनरली है क्या हमारा, तो एक सेकेंड हमारा। ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्टिंग फ्रॉम द एनर्जी। तो एनर्जी जनरली है क्या? तो जनरली एनर्जी की कोई बेसिक डेफिनेशन आपको पूछे तो एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन जो है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इट इज द कैपेबिलिटी, इट इज द कैपेबिलिटी टू डू सम वर्क। यानी कि क्या? तो कोई काम करने के लिए जो हमको क्षमता चाहिए अपने शरीर के अंदर, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? वो हमारी एनर्जी है। ओके, so the capability to do some work is known as the energy, and there are the first thing that we have to understand is that what is the law of conservation of energy. In standard 9th we have already done this law in the explanation, but now we are going to study further in this law। ओके, कि क्या है कि हमारा एनर्जी का जो लॉ है वो क्या है जनरली। सो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड destroyed। Okay, it can only convert from one form to another form, that is the basic law of conservation of energy। तो ये शायद आपको पूछा जाए कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन
ऑफ एनर्जी है क्या? ओके, सो जनरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि ना एनर्जी को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ना एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, तो एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो फिर हम लोगों को चिंता करने की जरूरत क्या है सर? आप लोग बोलेंगे ना कि सर तो फिर एनर्जी ना क्रिएट हो पाती है ना डिस्ट्रॉय हो पाती है, तो हम लोगों को फिर चिंता करने की जरूरत ही क्या है? हम लोग क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं जब ये एनर्जी खत्म तो कर ही नहीं सकते? बट हम लोग एनर्जी को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन एनर्जी जिस सोर्स में से मिल रही है वो सोर्स ही शायद खत्म हो गया, तो उसमें से जो एनर्जी मिलने वाली है वो तो खत्म हो जाएगी। सपोज कि फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू टेक द कोल एज द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, तो कोल क्या है? हमारा कन्वेंशनल सोर्स है, तो उसको हम लोग लेंगे, लेकिन कोल में से एनर्जी जो निकलेगी उसको हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना उसमें से जो एनर्जी निकल रही है उसको एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते। बट कोल एक ऐसा फॉर्म है जिसके अंदर से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो एक ऐसा सोर्स है जो सोर्स क्या होगा, खत्म हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब भी कोल जो है वो सोर्स ही खत्म हो जाएगा, तो उसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ओके, तो इस वजह से हमको टेंशन लेना है कि अभी सोर्स का इस्तेमाल अगर हम लोग अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो क्या होगा कि फ्यूचर में जाके फ्यूचर जनरेशन्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलने पड़ेंगे। ओके, तो इस वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, सोर्सेज ऑफ एनर्जी को बहुत ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। अब गुड सोर्स ऑफ एनर्जी किसको कहा जाता है कि जिसमें से सोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस टॉपिक that the sources which will be available in for the short time, कि शॉर्ट टाइम के लिए जो सोर्सेज एनर्जी के अवेलेबल होंगे हमको, उसको हम लोग कहेंगे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और जो हम लोगों को लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए अवेलेबल होंगे उसको हम कहेंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। Any source of energy that does not get depleted or gets exhausted is considered as the good source of energy and are usually called as the renewable। तो जनरली जो एनर्जी के सोर्सेज खत्म ना हो पाए, जो हमको लॉन्ग टाइम तक मिलते रहे, जिसमें से हम लोगों को एनर्जी ज़्यादा मिलती रहे, उस तरह के सोर्सेज को, जो कि जनरली हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज है। ओके, तो उस तरह के सोर्सेज को हम लोग जनरली क्या कह सकते हैं, गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। ओके, फीचर्स ऑफ गुड फ्यूल क्या है हमारे? तो फीचर्स ऑफ गुड फ्यूल है हमारे, इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, तो कोई पूछे कि भाई गुड फ्यूल है, आप सर कब से बोल रहे हो कि फ्यूल जो है वो अच्छे होने चाहिए, फ्यूल यानी कि सोर्सेज। ओके, तो फ्यूल अच्छे होंगे तो वो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई फ्यूल अच्छा है? तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई मान लो कि मैं आपसे कल पूछूं कि आप इतने अच्छे क्यों हो, तो आप बोलोगे ना कि सर मैंने ये काम किया है, सर मैंने ये भी यहाँ पर अच्छा काम किया था, मैं मेरे पास इतनी मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, इस वजह से मैं अच्छा हूँ। तो उसी तरह से फ्यूल जो है उसमें कौन सी कैटेगरीज होनी चाहिए, ओके, कि जिस वजह से उसको हम लोग गुड फ्यूल कह सके। तो सबसे पहले तो इट शुड हैव द हाई कैलोरीफिक वैल्यू। अब इसके अंदर पहला वर्ड आ जाएगा कैलोरीफिक वैल्यू का। तो स्टैंडर्ड 8 के अंदर आप लोगों ने स्टडी किया होगा कैलोरीफिक वैल्यू वाला। कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो क्या है? सो जनरली द टेम्परेचर at which substance gets started of burning is called calorific value। Any substance, इसको इस तरह से भी बोला जा सकता है, द लोवेस्ट टेम्परेचर पॉइंट दैट द बर्निंग विल बी स्टार्टेड ऑफ एनी सब्सटेंस विल बी कॉल्ड एज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट सब्सटेंस। ओके, यानी कि जो टेम्परेचर के पॉइंट के ऊपर सब्सटेंस का बर्न होना स्टार्ट हो जाए, जिस टेम्परेचर के पॉइंट के ऊपर बर्निंग होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि जलना स्टार्ट हो जाए, उसके अंदर से एग्जॉस्ट निकलना शुरू हो जाए, उसके स्मोक निकलना स्टार्ट हो जाए, उस तरह के पॉइंट को हम लोग किस में कैटेगराइज करते हैं? तो कैलोरीफिक वैल्यू के अंदर कैटेगराइज करते हैं। तो जनरली गुड फ्यूल जो होगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कैसी होनी चाहिए?
हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। ओके, यानी कि वो जल्दी से बर्न होना चाहिए। ओके, बर्न हो के फिर हम लोगों को ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ओके, तो जल्दी से बर्न होना चाहिए, इस वजह से उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, इट शुड नॉट हैव प्रोड्यूस स्मोक वाइल बर्निंग। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जलते वक्त वो स्मोक प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। ओके, तो स्मोक प्रोड्यूस नहीं करेगा तो एटमॉस्फेयर के अंदर पॉल्यूशन नहीं होगा, तो अच्छा फ्यूल का निशानी हुई ना, कि भाई वो स्मोक प्रोड्यूस नहीं करेगा, पॉल्यूशन नहीं करेगा और फिर भी अपना काम जो है वो किए जाएगा। ऐसा होना 90% पॉसिबल नहीं है। ओके, क्योंकि कोल के अंदर हम लोग जो भी कोल की स्टडी करेंगे, फॉर सपोज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पीट कोल, बिटुमिनस कोल, एंथ्रेसाइट कोल। ओके, तो इस तरह के कोल जो है, तो इस तरह के कोल्स की जब भी हम लोग स्टडी करते हैं ना, तो उसमें से एक ही कोल ऐसा है, एंथ्रेसाइट कोल जो है वो ऐसा कोल है कि जिसके अंदर से स्मोक जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती है। ओके, पर ऐसा कोल इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता है, या तो वो बहुत ही महंगा पड़ता है, या तो फिर वो हमारी अर्थ की सरफेस के नीचे सिर्फ 5 और 10% से अवेलेबल है। तो ज़्यादातर करके हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो गुड फ्यूल की एक कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि वो स्मोक प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, जबकि ऐसा हर बार होना पॉसिबल नहीं है। थर्ड पॉइंट इज दैट द चीप एंड इजीली अवेलेबल। अभी सोर्सेज जो है वो अभी हम लोगों को चीप यानी कि सस्ते मिलने चाहिए और इजीली अवेलेबल होने चाहिए। फिर ऐसा ना हो कि बहुत ही महंगे और हम लोगों को मिल ना रहे और फिर भले ही चाहे वो स्मोक प्रोड्यूस किए ना करे, बट लेकिन अवेलेबल ही नहीं होंगे तो हम लोगों को स्मोक से क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए चीप होने चाहिए, इजीली अवेलेबल होने चाहिए, इजी टू हैंडल एंड सेफ टू ट्रांसपोर्ट। हमको मेंटेन करना इजी होना चाहिए। फिर उसको ऐसा ना हो कि भाई अच्छा सोर्स हो तो हम लोग उसको मेंटेन ही ना कर पाए, अच्छे से रख नहीं पाए। ओके, बट सेफ टू ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही जरूरी है। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सके ऐसा सोर्सेस होने चाहिए, वरना तो कि फिर क्या फायदा। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते तो क्या पावर प्लांट जहां पर मिलेगा वहां पर खोल डालेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। Okay, so for that we have to understand that it can be easily available and also it will be easy to safe to transport. लास्ट पॉइंट है कि कन्वीनियंट इन द स्टोरेज। अभी मैंने बोला ना कि स्टोरेज करना भी कन्वीनियंट होना चाहिए। ओके, तो स्टोरेज करना कन्वीनियंट होगा तो ही हमारे लिए फायदा है। फिर ऐसा ना हो कि स्टोरेज में हम लोग उस सोर्स को रखे या फिर उस फ्यूल को रखे और वहां पर वो खराब हो जाए, तो फिर वो हमारे लिए कुछ फायदे के लिए है नहीं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। ओके, सो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। व्हाट आर, यहाँ पर से मैं लिख देता हूँ, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गुड फ्यूल। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। ओके, अब बात करते हैं फॉसाइल फ्यूल्स के बारे में। जनरली जो फ्यूल्स हम लोगों को जमीन के अंदर से मिलते हैं, जो कि करोड़ों साल की हजारों साल की मेहनत के बाद जमीन के अंदर बने हैं, जिसको हम लोग बनाने नहीं गए हैं, उस तरह के फ्यूल्स जो कि जमीन के अंदर से हम लोगों को मिलते हैं, उस तरह के सारे फ्यूल्स को, जमीन के अंदर मिले हुए सारे फ्यूल्स को हम लोग क्या कहेंगे, फॉसाइल फ्यूल्स कहेंगे। इसके अंदर कोल एंड पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस तीनों आ जाएंगे। ओके, फॉसाइल फ्यूल्स के अंदर। अभी आप लोग ये दिमाग में सोच रहे होंगे कि सर पेट्रोलियम यानी सिर्फ पेट्रोल, तो ऐसा नहीं है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द 9th स्टैंडर्ड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द 8th स्टैंडर्ड दैट द पेट्रोलियम इज कॉल्ड एज द ऑल ऑफ द combination. ओके, means it contains the petrol, diesel, kerosene, LPG. Okay, these are the fuels formed from the remains of the dead plants and animals under the earth crust due to the excessive pressure and the temperature for millions of years. Look, here it is the definition that gives the fuels, fossil fuels definition, कि भाई जमीन के अंदर से मिलने वाले ऐसे हजारों जमीन के अंदर से जो डेड प्लांट्स है, फिर एनिमल्स है, वो अर्थ की क्रस्ट के अंदर वो दब गए होंगे। फिर दबने के बाद वो हजारों सालों तक क्या किया होगा, उन लोगों ने केमिकली प्रोसेस किया होगा एक दूसरे के साथ, फिर जाके कुछ प्रोसेस हुई होगी और वहां पर सारे ये फॉसिल फ्यूल्स जो है वो क्रिएट हुए होंगे। ओके, तो जनरली ऐसी तरह की जो चीजें हम लोग जमीन के अंदर से निकालते हैं उसको हम लोग फॉसिल फ्यूल कहते हैं, जिसमें से क्या निकलता है, कोल निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है और नेचुरल गैसेस निकलते हैं। डिसएडवांटेजेस जो है वो फॉसिल फ्यूल के क्या है, तो देर आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ डिसएडवांटेजेस फॉर द फॉसाइल फ्यूल। फॉसाइल फ्यूल यानी कि जो जमीन में से निकलने वाले फ्यूल्स है, उसमें डिसएडवांटेजेस कौन से है। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि भाई वो नॉन रिन्यूएबल है, मतलब एक बार खत्म हो गए ना तो बाद में फिर हम लोगों को मिलेंगे नहीं। तो हम लोगों को बहुत ही अच्छे से उसका मेंटेनेंस करके, स्टोरेज अच्छे से करके उसको इजीली
हम लोगों को क्या करना चाहिए, कंबस्ट करना चाहिए, ताकि हम लोगों को जितनी रिक्वायरमेंट हो उतनी एनर्जी हम लोगों को मिल जाए, तब जाके उसका सोर्सेज का हम लोगों को यूज़ बंद कर देना चाहिए, जब रिक्वायरमेंट पड़े तभी करना चाहिए। तो उस तरह से ये एक तो नॉन रिन्यूएबल है, तो वो बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज कि खत्म हो जाएगा तो फिर से दोबारा मिलने के लिए सारे एनिमल्स प्लांट्स को हजारों सालों तक मेहनत करनी पड़ेगी जमीन के अंदर, तब जाके फिर से ये सारे सोर्सेस बनेंगे। तो हजारों सालों के बाद तो क्या होगा वो हमको कोई किसी को पता नहीं है। सेकेंड पॉइंट है कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करते हैं। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो एटमॉस्फेयर के अंदर जनरली कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेयर है, हमारे प्रेशर है गैस का, वो प्रेशर बढ़ता जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर। तो जनरली क्या होगा, तो मान लो कि ये देखो पीछे आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो कि यहाँ पर सारी जगहों पर चिमनीज में से जो है ये एग्जॉस्ट निकल रहा है। तो ये एग्जॉस्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, मीथेन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, तो जनरली हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर का जो प्रेशर बैलेंसिंग होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, वो क्या करते हैं, कम करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का लेयर जो है, प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ जाता है। इसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हीटिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होगा। तो इस तरह का जो स्मोक है वो प्रोड्यूस कहाँ से होता है, तो इस तरह का जो स्मोक प्रोड्यूस होता है वो हमारा फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने की वजह से प्रोड्यूस होता है। जब भी मैं कोल या फिर ऐसी सारी चीज़ों का बर्निंग करूंगा, तो बर्निंग करने के बाद वो सारी ऐसी चीज़ों का एग्जॉस्ट स्मोक निकलेगा, जो क्या करता है, हमारे एटमॉस्फेयर को कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर जो है, लेवल जो है वो बढ़ा देता है। इस वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो क्रिएट होगा वो हमारे लिए डिसएडवांटेज है। और लॉट ऑफ स्मोक प्रोड्यूस होगा, तो उसकी वजह से सारे ह्यूमन बींग्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। अभी मैंने बोला है कि दिल्ली और नोएडा के अंदर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया था। वो तो थैंक्स फॉर द लॉकडाउन, उन लोगों को तो बोलना चाहिए लॉकडाउन को थैंक्स, कि लॉकडाउन की वजह से वहां पर पॉल्यूशन का लेवल जो है बहुत ही डिक्रीज हुआ है। ओके, अब बात करते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज के अंदर थर्मल पावर प्लांट के बारे में। तो जनरली थर्मल पावर प्लांट है क्या, तो थर्मल पावर प्लांट को अंडरस्टैंड करने से पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे उसके एक ब्लॉक डायग्राम को। ओके, एक ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पर आप लोगों को समझा देता हूँ। ओके, यहाँ पर तो आप नहीं समझोगे, यहाँ पर समझा देता हूँ। ओके, थर्मल पावर प्लांट पर थर्मल पावर प्लांट से पहले मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करना है तो मुझे जनरेटर की जरूरत पड़ेगी। ओके, क्योंकि जनरेटर जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। अभी सारे पावर प्लांट्स जो आएंगे ना, उसके अंदर एक चीज कॉमन आएगी कि भाई हम लोगों को लास्ट पॉइंट पे सारी चीजों को ले कहाँ पर जाना है, तो सारी चीजों को ले जाना है हम लोगों को टरबाइन के ऊपर। कहाँ ले जाना है, टरबाइन के ऊपर। अगर हम लोग किसी भी एनर्जी के सोर्स को या फिर कैसी भी किसी चीज को टरबाइन के ऊपर ले जाएंगे और टरबाइन जो है वो रोटेट होगा, ओके, टरबाइन जो है वो घूमेगा, तो उस घूमने की वजह से, उस रोटेशन की वजह से हमारा जनरली क्या प्रोड्यूस होता है, उसके साथ हम लोग जो कनेक्ट कर देंगे अल्टरनेटर को। इसको कनेक्ट कर देंगे अल्टरनेटर को। तो अल्टरनेटर को जिसके साथ हम लोग कनेक्ट कर देंगे, उसके से उसमें से क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो ये दिमाग में एक आपको पॉइंट होना चाहिए कि हम लोगों को सारी चीजों को ले कहाँ पर जाना है। मतलब मान लो कि मैं थर्मल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब मैं स्टीम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो स्टीम को मुझे ले कहाँ जाना है, टरबाइन में। और टरबाइन के साथ कौन कनेक्ट होगा, अल्टरनेटर कनेक्ट होगा। अल्टरनेटर क्या कर देगा, अल्टरनेटर कर देगा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट, और इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट करके फिर हम लोग कहाँ ले जाएंगे, उसको बल्ब के ऊपर ले जाएंगे, या तो फिर जहां पर मुझे यूज करना है वहां पर। यानी कि डोमेस्टिक में भी ले सकते हैं हम लोग, इंडस्ट्रियल के अंदर भी ले सकते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको दिमाग में बैठना चाहिए कि टरबाइन और अल्टरनेटर जो है वो एक साथ ही जुड़े हुए होते हैं। ओके, और इसको ही हम लोग जनरेटर भी बोलते हैं। ओके, क्योंकि ये है ना चैप्टर हम लोगों का एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट जो है चैप्टर, उसके अंदर पूरा स्टडी आता है इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर का। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का स्टडी के अंदर आएगा आप लोगों को कि हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कैसे करना है। तो जनरेट करने के लिए हम लोग जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें हम लोग किसी भी किसी चीज को रोटेट करवाएंगे। ओके, किसी मैग्नेट के बीच में किसी आयन पोल्स को हम लोग रोटेट करवाएंगे, तो उसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। तो उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो थर्मल पावर प्लांट जो है उसका नाम थर्मल क्यों है, क्योंकि वो हीटिंग इफेक्ट, थर्मल यानी कि गर्मी, हीटिंग इफेक्ट की वजह से वो पावर जनरेशन करता है इलेक्ट्रिसिटी का। इस वजह से उसका नाम क्या है, थर्मल पावर प्लांट है। तो सबसे पहले हम लोग जो देख रहे हैं उसको हम लोग कहेंगे ब्लॉक डायग्राम
ऑफ थर्मल पावर प्लांट। ये ओके। सो सबसे पहले हमारा जो होगा वो क्या होगा, तो सबसे पहले हमारा फ्यूल होगा। फ्यूल यानी कि हम इसमें फ्यूल के में इस्तेमाल करेंगे कोल का। थर्मल पावर स्टेशन के अंदर हम लोग जो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं वो हमारा फ्यूल कहलाता है, और उस फ्यूल के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोल का। फिर वो फ्यूल जो होगा वो क्या होगा, वो बर्न होगा। ओके, बर्न होगा यानी कि जलेगा, और बर्न होने के बाद वो फ्यूल जो है वो कन्वर्ट होगा स्टीम के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होगा, स्टीम यानी कि हमारी जो वेपर है उसके अंदर। और उस वेपर को मैं ले जाऊंगा टरबाइन के ऊपर। ओके, कहाँ पर ले जाऊंगा, टरबाइन के ऊपर, और वो टरबाइन क्या होगा, अल्टरनेटर के साथ जुड़ा हो। अब देखो आप लोग सिंपल समझ गए ना डायग्राम, कि क्या होगा कि अभी टरबाइन जो है वो स्टीम की वजह से, मैं मान लो कि यहाँ पर टरबाइन है, इस तरह का कुछ टरबाइन, चलो यहाँ पर दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो अभी मैं यहाँ पर से स्टीम इसके ऊपर फेंकूंगा, यहाँ से यहाँ पर से स्टीम फेंकूंगा, तो ये टरबाइन जो है वो धीरे धीरे क्या करेगा, घूमेगा। ओके, यहाँ पर स्टीम अगर छुएगी तो क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ आएगा, आगे आएगा, आगे आएगा, यहाँ आगे ये पॉइंट जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो स्टीम फिर से यहाँ पर आएगी, तो इस तरह से वो पूरा का पूरा घूमता रहेगा। तो स्टीम की वजह से मैंने टरबाइन को रोटेट किया, टरबाइन के साथ कनेक्टेड कौन था, अल्टरनेटर था, अल्टरनेटर कनेक्ट था। और उस अल्टरनेटर की वजह से क्या जनरेट हुई, हमारी एनर्जी जनरेट हुई, यानी कि कौन सी एनर्जी जनरेट हुई, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हमारी जनरेट। ओके, तो ये हम लोग सिंपली ब्लॉक डायग्राम याद रख सकते हैं, और ब्लॉक डायग्राम को फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग इस तरह का ब्लॉक डायग्राम समझा सकते हो। आपकी बुक में कहीं पर अवेलेबल नहीं है, पर आप लोग अपने आप एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ पर से। ओके, अब हम लोग रीड करते हैं कि फर्स्ट द कोल इज बर्न इनटू द फर्नेस ऑफ द स्टीम बॉयलर। अभी मैंने बोला ना कि फ्यूल के इस्तेमाल में क्या करेंगे, हम लोग कोल का इस्तेमाल करेंगे, और वही चीज यहाँ पर रिपीट हो रही है कि कोल को हम कहाँ पर बर्न करेंगे, तो वो बॉयलर एक जगह होती है थर्मल पावर प्लांट के अंदर, एक बॉयलर नाम की जगह होती है, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, बॉयलर यानी कि ये सारी चीजें जो आपको दिख रही है ना, यहाँ पर, तो इस तरह के ही कुछ बॉयलर्स होते हैं यहाँ पर। देखो ये सारे जो है ना वो बॉयलर्स होते हैं। ओके, इस तरह के ही बॉयलर्स होते हैं, और बॉयलर्स के अंदर यहाँ पर कुछ, यहाँ पर प्रोसेस होती है सारी की सारी, कोल बर्निंग की, टरबाइन को रोटेट करवाने की, यहाँ से सारी पाइपलाइंस जो होती है वो टरबाइन की ओर जाती है। ओके, तो इस तरह से प्रोसेस होती है। फिर क्या करती है, हाई प्रेशर स्टीम जो होती है वो प्रोड्यूस होती है बॉयलर के अंदर, और वही स्टीम क्या करती है, इन टरबाइन द स्टीम फोर्स रोटेट्स द टरबाइन ब्लेड्स, as the turbine turns it causes the generator to do its work, and it creates the electricity. The transmission of electricity is more efficient than transporting coal or petroleum over the same distance. Therefore many thermal power plants are set up near the coal or oil fields, यानी कि as compared to the coal's transportation, we can easily transport the electricity from one place to another place. कोल को ट्रांसपोर्ट करना अभी भी बहुत हार्ड है, क्योंकि हम लोगों को पूरा का पूरा ट्रेन लेके जाना पड़ता है, तब जाके कोल पूरा ट्रांसपोर्ट होता है वहां पे। जबकि इलेक्ट्रिसिटी को तो जनरेट करके फिर हम लोग कहीं से भी कहीं पर भी पहुंचा सकते हैं, सिर्फ वायर के थ्रू। ओके, क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में देखा था कि किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवा सकते हैं, करंट का फ्लो करवा सकते हैं। ओके, सो इस तरह से थर्मल पावर प्लांट जो यहाँ पर देखो आप लोग घर पे मॉडल टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ थर्मल पावर प्लांट। प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में से हम लोग हीट को प्रोड्यूस करेंगे, हीट में से अगर यहाँ पर आपकी वेसल होंगी तो वेसल को आप निकाल के एक स्टीम पाइप डाल सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग को पानी डालना है भाई, कुकर के अंदर पानी डालना है, तो ही क्या होगा, तो ही हीट प्रोड्यूस होगी। फिर ऐसा मत कर देना कि कुकर सिर्फ ऐसा बंद कर दिया। ओके, तो फिर क्या करेंगे कि हम लोग इसमें से स्टीम प्रोड्यूस होगी, वो स्टीम को चलाएंगे, तो फिर क्या होगा, ये रोटेट्स होंगी ब्लेड, और इसके साथ अगर डायनेमो, ये डायनेमो नया वर्ड नहीं है, ये जनरेटर ही है। ओके, कोई ऐसा मत समझ लेना कि ये क्या है सर, तो ये जनरेटर ही है। ओके, तो जनरेटर की वजह से जनरली क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको लिखना है, एक्सप्लेन थर्मल पावर प्लांट विथ ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है,
आप लोग वहाँ पर पॉज करके ड्रॉ कर सकते हो. ओके, so that's it for today. Thank you very much for hearing this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me on the comment section, or you can ask me on the WhatsApp, or you can ask me on Instagram also. I am also available there. Till then, bye bye everyone, and thank you very much, and take care of yourself.